Hello everybody, welcome to my channel. My name is Mehek Bafna and I'm a second year student at Shriram College of Commerce. तो आज का वीडियो जो है वो BST सब्जेक्ट पे फोकस करेगा एंड दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर दो स्टूडेंट्स जो अपना बोर्ड्स फरवरी और मार्च के मंथ में लिखने वाले हैं 2025 में। तो ये वीडियो जो है हम इसके अंदर वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो तुम्हें पता होना चाहिए कि BST को तैयार कैसे करें सब्जेक्ट को। क्योंकि देखो BST है ना, मतलब अगर मैं बोलूँगी BST का नाम सुनते ही तुम्हारे में पहली चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएगी बहुत थ्योरी सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती है। तो ये दोनों बातें जो है वो सही है, ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है और रोड मेमोराइजेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि देखो मैंने कुछ लोग देखे जिनका जो इतना अच्छे से ना मेमोराइज नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंट्स वगैरह में ज़्यादा अच्छे होते हैं, पर BST जो चीज़ मांगती है वो मेमोरी है, मतलब मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है BST के अंदर। और आंसर राइटिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, द वे यू प्रेजेंट योर आंसर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं BST में, ठीक है। भले अकाउंट्स वगैरह में प्रेजेंटेशन या मेमोराइजेशन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ना हो, पर BST में तो होती है, ठीक है। तो BST एज अ सब्जेक्ट तो मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में ब्रेक डाउन करके बता दिया कि एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है और कैसे तुम्हें इसे परसीव करना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब BST को अप्रोच कैसे करोगे, क्या क्या रिसोर्सेज तुम्हें यूज़ करने चाहिए, कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो करने चाहिए, कौन सी बुक्स जो है वो देखनी चाहिए, तो उसके लिए तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। कहाँ क्या क्या पढ़ना है, व्हाट का जो आंसर है वो तुम्हें सिलेबस से मिलेगा जो CBSE रिलीज करती है, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू स्टडी इज व्हाट इज रिकमेंडेड बाय द CBSE बोर्ड, ठीक है। तो सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। CBSE बोर्ड का जो सिलेबस है प्रिंट आउट निकलवा लो और उसी को रेफर करो। देखो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में है ना यही करवाया जाता है जो CBSE बोर्ड का सिलेबस है, बट कुछ टीचर्स जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है वो बहुत चीज़ें आउट ऑफ दी सिलेबस भी पढ़ा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार ये डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते कि क्या चीज़ें सिलेबस में है और क्या चीज़ नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम सिलेबस जो CBSE ने रिलीज करा है उसको स्ट्रिक्टली अध्ययर करो, ठीक है। समझ में आई बात। इसके अंदर ज़्यादा कुछ मैंने कुछ बड़ा बताया नहीं है, पर ये बहुत छोटी सी बात है जो तुम नेग्लेक्ट कर देते हो, ठीक है। जो सिलेबस है उसको बार बार रीड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तुम पढ़ाई करो तो सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं तो सॉफ्ट कॉपी अपने सामने रखा करो, ठीक है। ये तो हो गई सिलेबस की बात। देखो ये तुम्हें बहुत छोटी सी बात लग रही होगी, क्या सिलेबस, सिलेबस तो ऑफ कोर्स हमें पता ही है, पर हम यूजुअली ना जो सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन चीज़ें हैं उसे भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो सिलेबस मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मैंने एंड में सिलेबस देखा था क्योंकि मैं बुक के हिसाब से ही चल रही थी कि हाँ ये है, पर बुक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सिलेबस के अंदर नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो सिलेबस के अंदर है पर बुक के अंदर उतना एक्सप्लिसिटली या उतना इलेबोरेट वे में नहीं दे रखा है। तो इसलिए सिलेबस की इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं करनी है, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई हमारा सिलेबस। अब जो है कहाँ से पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, ठीक है। हम दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये एड्रेस कर रहे हैं कि पढ़ना जो है कैसे है और कहाँ से, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टडी, राइट। तो सबसे पहले कहाँ से पढ़ना है, तो NCERT से ही पढ़ना है। प्लीज़ NCERT को अपना सब कुछ मान लो, ठीक है। NCERT को सुप्रीम समझ करके सब कुछ तैयारी हमें करनी है, ठीक है। तो NCERT को ही 10 बार पढ़ना है, जितना मौका मिले BST की प्रेपरेशन करने के लिए उसमें सिर्फ NCERT पढ़ना है, कोई भी और बुक, कोई भी और सोर्स रेफर नहीं करना है। बहुत सिंपल सी बात है। और NCERT की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। ऑल्दो थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, मान लिया, पर अब ये तो तुम रीज़न नहीं दे सकते ना हर बार की बोरिंग है इसलिए मैं पढ़ूंगी नहीं, मार्क्स नहीं आएंगे, तो ये तो कोई रीज़न नहीं है। जितना ही बोरिंग है उतना ही ये ईजी भी है मार्क्स स्कोर करने में, ठीक है। BST जो है मार्क्स को, तुम्हारे परसेंटेज को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करने में हेल्पफुल रहेगा, बिलीव मी ऑन दिस, ठीक है। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए BST एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारे जो है बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से प्रोटेक्ट करता है, इकोनॉमिक्स से, अकाउंट से, ठीक है। तो BST को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है कि भाई ठीक है 1-2 दिन पहले पढ़ेंगे हो जाएगा। देखो रिविजन हो जाएगा पर तुम्हें लर्न तो थोड़ा टाइम पहले करोगे तभी तो याद रहेंगी ना चीज़ें। तो NCERT को ही पढ़ना है, ठीक है। अब रही बात रेफरेंस बुक्स की, तो रेफरेंस बुक्स में से तुम क्वेश्चंस लगा लेना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर कंटेंट उनका पढ़ना मैं एडवाइस नहीं करूँगी, ठीक है।
सिंपल सी बात है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम एनसीईआरटी भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, उसको मतलब क्या क्या याद करो कि कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो उससे और भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो इससे बेटर है कि तुम रेफरेंस बुक्स को क्वेश्चंस के लिए यूज़ कर सकते हो, केस स्टडीज पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हो बस। और जैसे देखो, अगर तुम मेरे जैसे हो, तुम बुक्स को इतना मतलब होता है ना खरीदने में बिलीव नहीं करते हो, तो तुम वेबसाइट्स को भी रेफ़र कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैंने मेरे खुद के पेपर में, जो मेरा 12th बोर्ड का सीबीएसई का पेपर था बीएसटी का, उसके अंदर मैंने बहुत क्वेश्चंस ऐसे देखे थे जो एज इट इज़ ऑनलाइन वेबसाइट से कॉपी पेस्टेड थे। कोई भी वर्ड का भी चेंज नहीं, ऑप्शन के सीक्वेंस में भी चेंज नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सीबीएसई की जो पेपर सेटर्स हैं वो वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और जो है क्वेश्चंस वहाँ से दे देते हैं। देखो, अब एक चीज़ मुझे और लग रही है, क्योंकि जैसे विद दी ग्रोइंग डेवलपमेंट ऑफ चैट जीपीटी और इन सब चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बीएसटी के अंदर। कैसे कर सकते हो, देखो मैं कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ जो तुम चैट जीपीटी का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने तो करा है, मतलब मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला है, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो तुम क्या करोगे, तुम किसी पर्टिकुलर टॉपिक जो है उससे भी बोल सकते हो कि मुझे इसमें से एमसीक्यूज़ बना के दो, मुझे इस क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई रेफरेंस बुक में कहीं वेबसाइट पर है तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि जो भी बुक है या फिर वेबसाइट पे गलत आंसर दे रखा है, तो भी तुम चैट जीपीटी पे डाल सकते हो और चेक कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, अपनी एनसीईआरटी की ऑनलाइन पीडीएफ लो, उसको डालो और चैट जीपीटी को बोलो इसमें से या तो मुझे पॉइंट्स बना के दे दे, क्वेश्चन चाहिए तो उसमें से क्वेश्चंस बना के दे दे, ठीक है। तो मतलब जो समराइज करने वाला वर्ड है तुम वो यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें ब्रीफ समरी चाहिए तो, ठीक है। या फिर तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है या एग्जाम के कुछ दिन पहले तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, तुम्हें फटाफट से एक ओवरव्यू लेना है, एक तुम्हें डायग्राम चाहिए, एक फ्लो चार्ट चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को जानना है, तुम्हारे पास पूरा टाइम नहीं है कि तुम पीडीएफ को या फिर अपनी बुक में से खोल के अच्छे से देख पाओ, क्योंकि देखो टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो तुम चैट जीपीटी का अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ट्राई करो भाई। चैट जीपीटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत चीज़ों को बहुत ईजी कर देता है, ठीक है। मेरा एक फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था और हमको एक भी दिन नहीं मिला था प्रेपरेशन का, यानी कि आज एग्ज़ाम है और कल वापस एग्ज़ाम है, तो मेरे पास पूरा टाइम तो नहीं था कि मैं पूरी जो है बुक को पढ़ लूँ, क्योंकि 150 पेजेस की बुक थी, हिंदी का इनफैक्ट, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, उस पीडीएफ को सिंपली मैंने डाला चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी को बोला कि भाई, और मेरा सिलेबस के जो है ना पॉइंटर्स वो डाले, मतलब पीडीएफ जो है वो उसको बोल दिया, एक बार अपलोड कर दी चैट जीपीटी पे, बोल ऐसे ही कुछ बोला कि इसका समराइज करो या ऐसा कुछ। उसके बाद मैंने अपने सिलेबस के टॉपिक्स जो है वो डाल दिए कि अब इस पीडीएफ में से मुझे इस टॉपिक्स के बारे में अच्छे से बताओ, तो उसने मुझे बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी चैट जीपीटी से प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हो गई, कोई पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे मिस नहीं हुए, और जो एग्ज़ाम भी है वो भी ठीक ठाक चला गया, क्योंकि देखो टाइम नहीं था तो मेरे को ये सब करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि तुम भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो चैट जीपीटी का, पर एक बात का ध्यान रखना, चैट जीपीटी 100% एक्यूरेट नहीं है। कई बार ऐसा होगा तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो दिखती बात है, गलत बोल रहा है, तो हाँ थोड़ा ध्यान रखना अपने सेंसेस में, जो है चैट जीपीटी का यूज़ करना है, ऐसे उसको एकदम 100% एक्यूरेट नहीं मानना है, ये डिस्क्लेमर मैं दे देती हूँ। बट हाँ, चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा टूल है, प्लीज़ उसको यूज़ करो यार, एक बार ट्राई तो करो, देखो तो सही क्या है, ठीक है। तो ऑनलाइन वेबसाइट, चैट जीपीटी, ये दोनों चीज़ें अब मुझे लगता है अब इनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ओवर द रेफरेंस बुक्स, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि हम क्वेश्चंस कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो है कि तैयारी कैसे करनी है। अब आ जाते हैं कि तैयारी को एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, अगर मैंने तुम्हारा एक्चुअल में सिलेबस देखा था तो बहुत इजी था कि 30-50 मार्क्स का डिवीजन था, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। वो तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, 2 बुक्स होती है तुम्हारी, तुम्हें पता ही होगा कि पार्ट ए कौन सी है, पार्ट बी कौन सी है, तो उसमें तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, तुम्हारे कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 20 एमसीक्यूज है, ठीक है। 20 एमसीक्यूज को अच्छे से मतलब बहुत इजी से होते हैं 20 एमसीक्यूज, ठीक है। बहुत ही प्यारी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से लिखा होता है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं देता है सीबीएसई, ठीक है। क्योंकि पेपर जो है बहुत बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल का बनेगा, ये सोचो ही मत कि बीएसटी का पेपर इस जन्म में तो डिफिकल्ट बन सकता है, बनेगा ही नहीं भाई, नहीं बनता है, सिंपल सी बात है। तो ये मत अपने दिमाग में अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो,
पिछले साल के पेपर देखो, तुम्हें अपने आप लेवल पता चल जाएगा कि क्या है सीबीएसई का इन जनरल पेपर बनाने में लेवल। इतने प्यारे प्यारे पेपर देते हैं। हम गलतियां क्या करते हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं, इस वजह से बहुत अच्छे मार्क्स हर कोई इंसान स्कोर नहीं कर पाता है। और जो इन सिली मिस्टेक्स पर जो है अपना कंट्रोल बना पाता है, वो इसके ही अच्छे मार्क्स आते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं होती है सीबीएसई के पेपर्स में, ठीक है। तो 20 एमसीक्यूज जो है उसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे। अब 20 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अगेन मैंने बताया, वेबसाइट्स वगैरह देख सकते हो। वेबसाइट्स में एक वेबसाइट है लर्न सीबीएसई, प्लीज़ उसको तो देख ही लेना। बाकी कोई वेबसाइट देखो ना देखो, लर्न सीबीएसई देखनी है। मैं गारंटी से बता सकती हूँ 3-4 क्वेश्चंस पक्का वहाँ से आएंगे। तो मतलब एमसीक्यूज में, सिर्फ एमसीक्यूज में 3-4 आ सकते हैं, प्लीज़ देख लेना। और जो बाकी नहीं आएंगे वो भी घूम फिरा के उसी में से कुछ आ जाएगा। तो लर्न सीबीएसई देख लेना, उसमें भी पर ये ध्यान रखना कि हालांकि उसमें इनएक्यूरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है, पर तो भी कभी कभी हो सकता है कि कुछ आंसर्स गलत दे रखे हो। तो प्लीज़ क्रॉस चेक कर लेना टीचर से, बुक से क्रॉस चेक करना, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी तुम सोर्स ले रहे हो तैयारी के लिए तो ध्यान ये खुला अपने दिमाग में पॉसिबिलिटी रखा करो कि हाँ आंसर गलत हो सकता है, तो अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ये आंसर गलत है तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। और एमसीक्यूज की तैयारी और तुम कैसे कर सकते हो, सुनील पांडा सर के वीडियोस है, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनके वीडियोस भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने उनके वीडियोस को देखा था, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। और भी जो एमसीक्यू सीरीज़ बनाते हैं यूट्यूब पे, वो तुम देख सकते हो, ठीक है। तो एमसीक्यूज की तैयारी वहाँ से हो सकती है। इनफैक्ट तुम सीयूटी की वीडियोस भी देख सकते हो, क्योंकि सीयूटी भी एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो सीयूटी के जो एमसीक्यूज होंगे मुझे लगता है वो सीबीएसई के लेवल से ऊपर होंगे, ठीक है। तो तुम सीबीटी की तैयारी भी कर रहे हो तो साथ में उसकी भी तैयारी हो जाएगी, और नहीं भी कर रहे हो ना तो भी तुम्हें एक बेटर तैयारी मिल जाएगी सीयूटी की वीडियोस देखने से। तो सीयूटी की चैनल्स पे भी बहुत वीडियोस हैं बीएसटी के। इनफैक्ट मैंने खुद ने अपना सीयूटी का बीएसटी का पेपर सॉल्व करा हुआ है मेरे ही चैनल पे, तो तुम वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो वो तो एक चीज़ हो गई कि एमसीक्यू की तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारी बुक्स है, मतलब तुम ढूंढो जितना मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। पर ध्यान रखना कि कुछ कुछ मटेरियल को प्रेफरेंस देनी होती है। एक तो मैंने वेबसाइट बता दी लर्न सीबीएसई को, उसको प्रेफरेंस दे देना, और सुनील पांडा सर के वीडियोस को प्रेफरेंस देना, और भी जो इस्टेब्लिश टीचर्स हैं उन्हें प्रेफरेंस देना यूट्यूब के अंदर, ठीक है। और तुम ये भी कर सकते हो कि चैट जीपीटी पे कर लो, वो एक चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर, प्लीज़ 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 उसे कर लेना। उसको समझना कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा माइंडसेट है पेपर सेटर का, तुम्हें बहुत चीज़ों का आइडिया मिलेगा। सिर्फ सैम्पल पेपर को एनालाइज करने से तुम्हारा जो बैटल है तुम ऑलरेडी जीत जाओगे, ठीक है। सैम्पल पेपर एक पूरी तरीके से तुम्हें वो अपना जो बता रहे हैं, मतलब एक सीक्रेट रिवील कर रहे हैं कि भाई हम इस तरीके से इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो सैम्पल पेपर को, इस साल का जो सैम्पल पेपर जो रिलीज़ करा है बोर्ड ने, वो तो अच्छे से कर लेना। साथ में पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो अगेन मैं एक बार फटाफट से बता देती हूँ कि एमसीक्यूज के लिए क्या क्या चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है। देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स और इस साल के सैम्पल पेपर को, ठीक है। पहले वो ही, बाकी सब बाद में, ठीक है। सेकेंड प्रेफरेंस देनी है लर्न सीबीएसई वेबसाइट को, और थर्ड देनी है यूट्यूब वीडियोस को, ठीक है। बहुत क्लियरली मैंने तीनों चीज़ें बता दी है। पास्ट ईयर सैम्पल पेपर्स करके जाना, ठीक है। अगर तुमने पिछले 10 ईयर्स के पेपर्स कर लिए और इस साल का सैम्पल पेपर कर लिया तो मतलब लिखवा के ले लो 99 या 100 है, ठीक है। और थोड़ी किस्मत खराब है तो 98, बस यही होगा। और तुम्हें थोड़ा बहुत लिखना आता है तो तुम्हें बहुत ही कम एफर्ट लगेगा बीएसटी के अंदर, सिंपल सी बात है। पर यह है कि वो 10 पेपर को और सैम्पल पेपर को बहुत रिलीजियसली करना है, तो ही ये 98, 99 और 100 आ पाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से तरीके से काम करना है, ठीक है। और बहुत स्मार्टली चीज़ों पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी XYZ पब्लिकेशन की बुक आ गई हम उसमें से एमसीक्यूज कर रहे हैं, जिनके एमसीक्यूज की फ्रेमिंग ही गलत है, वो अलग ही टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं जिसपे बोर्ड कभी क्वेश्चन बनाता ही नहीं है। तो भाई ये सब चीज़ें नहीं करनी है ना, कि हम कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठा रहे हैं, कहीं से भी पेपर कर रहे हैं, मतलब होता है ना 10-15 साल के पहले के पेपर कर रहे हैं, जिनका जो अब सिलेबस में से टॉपिक्स रिमूव हो गए उन पे ज़्यादा आप देख रहे हैं, उनसे मतलब उन क्वेश्चंस को देख के पैनिक कर रहे हैं कि भाई हमें ये तो आता नहीं है। ये बहुत सिली मिस्टेक्स होती है, बट हम लास्ट मोमेंट में एंजाइटी में ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। ये तो हो गई एमसीक्यूज की बात। अब आ जाते हैं तुम्हारे 3 मार्क का क्वेश्चंस। 3 मार्क का क्वेश्चन एनसीईआरटी के पॉइंट्स में तुम्हें 3 पॉइंट्स लिखने होंगे
और वो एनसीईआरटी की हेडिंग्स ही होनी चाहिए। एनसीईआरटी की हेडिंग्स अगर देख लिया एग्जामिनर ने तो तुम्हें फुल मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अंदर तुम थोड़ा सा इधर उधर भी लिखोगे ना तो चल जाएगा, पर हेडिंग वो ही होनी चाहिए। वो कैसे आएगी? मल्टीपल रीडिंग से। तो रीडिंग और रटना इज मैंडेटरी इन बीएसटी का पेपर, ठीक है। तो 3 मार्कर्स भी ऐसे हो जाएंगे और तुम्हारे 4 मार्कर्स हैं। 4 मार्कर्स में भी 4 पॉइंट्स होते हैं, वैसे लिखना है, ठीक है। 6 मार्कर्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आइडेंटिफाई स्टेट, मतलब पूरा तुम्हें केस स्टडी वगैरह देते हैं। देखो केस स्टडी हार्डली 2-3 है, तुम्हारा पेपर मैंने देखा है 2 ढंग की केस स्टडीज अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 2 ही है, बाकी एमसीक्यू वगैरह का हम इतनी डिफिकल्ट नहीं है। तो लिखने वाली केस स्टडीज 2 ही हैं, तो उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करना, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो तुम्हें हिंट देंगे कि भाई ये एनसीईआरटी के किस पॉइंट के अंदर लिखा हुआ था। तुम्हें एनसीईआरटी याद करनी, तुम्हें अपना लॉजिक साइड में रखना है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा लॉजिक और एनसीईआरटी की कहीं बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर जाए। तुम्हें एनसीईआरटी को ही प्रायोरिटी देनी है। तुम्हें ये सोचना है कि ऐसे वर्ड्स, इस तरीके के फ्रेजेस किस पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए थे। देखो ये बहुत ही ज्यादा तुम्हें लगेगा कि कितना रट्टाफिकेशन है, पर ये ही बात है। और अगर तुम ये करोगे तो ही एक तरीके से तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो प्लीज़ ये बात को ध्यान में रखना। और वैसे भी अगर तुम इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, तुम्हारा सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, तो चिंता मत करो। केस स्टडीज भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, नॉर्मली होती है, पर आइडेंटिफाई अगर तुम गलत कर देते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है ना बाकी, क्योंकि 6 मार्क्स होते हैं स्टेट पर। तो आइडेंटिफाई स्टेट वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना होता है। एक चीज़ और, आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन में सिर्फ फंक्शन लिखना होता है, स्टेट वाले क्वेश्चन में उस फंक्शन की डेफिनेशन भी लिखनी होती है। बस ये डिफरेंस है आइडेंटिफाई और स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमने पूरा पेपर पैटर्न एड्रेस कर लिया, ठीक है। अब लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। बीएसटी एक लेंथी पेपर होता है, हैंड राइटिंग मेंटेन करके चलना। 3 पॉइंट पूछे हैं, 3 मार्कर्स हैं तो 3 पॉइंट लिखने हैं। 4 है तो 4 मार्कर्स हैं, 4 मार्कर्स हैं तो 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। और कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई 4 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स का है, 4 पॉइंट्स लिखने, पर मुझे तो 3 ही याद आ रहे हैं। तो तुम क्या करोगे? प्लीज़ मेक अ फ्लो चार्ट, प्लीज़ मेक अ डायग्राम। तुम्हें लग रहा है मेरा कंटेंट इनसफिशिएंट है तो डायग्राम फ्लो चार्ट्स की हेल्प लो, बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। इनफैक्ट मैं अपनी खुद की जो मेरी 100 मार्क्स की बीएसटी की आंसर शीट है वो भी शेयर कर दूंगी, उसको अच्छे से देखना, एनालाइज करना, कि तुम्हें खुद लगेगा कि कई कई जगह मुझे मतलब लग रहा है कि मैंने इतना अच्छे से नहीं लिखा है, तो मैंने डायग्राम बना दिया। डायग्राम अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि डायग्राम कैसे कहाँ बनाने हैं? तो वो टॉपर्स की आंसर शीट को एनालाइज करके ही पता चलेगा। मैं अपनी आंसर शीट शेयर कर दूंगी। देखो मेरे पहले मार्क्स आई गेस 98 थे, उसके बाद मैंने 98 से 100 करवाए थे, आई मीन रिवैल्यूएशन में दिया था तो 98 से 100 हो गए थे। तो मेरी जो आंसर शीट है उसके अंदर अभी भी वो कम वाले मार्क्स ही लिखे हुए हैं, तो पर वो है 100 मार्क्स की आंसर शीट, ठीक है। तो ये चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वो जो शीट है वो उसमें जो भी आंसर मैंने लिखा है वो सारे करेक्ट है। तुम जो है क्वेश्चन पेपर को एक्सेस करके आंसर शीट दोनों को साइमल्टेनियसली खुला रखना और देखना कि चलो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने ऐसे लिखा है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या करता है, तुम्हें कैसे लिखना चाहिए। तुम्हें आंसर राइटिंग जो है वो टॉपर्स की आंसर शीट देख के आराम से आ जाएगी। वहीं से प्रेजेंटेशन भी सॉर्ट हो जाएगा, वहीं से समझ में आ जाएगा कि जब कंटेंट इनसफिशिएंट हो तो कैसे लिखें, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा हो तो भी कैसे अच्छे से लिखें। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्वेश्चन कौन सा चूज करना चाहिए वो भी तुम्हें टॉपर्स की आंसर शीट को एनालाइज करने से समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ एक आंसर शीट को एनालाइज करने से नहीं होगा, तुम सोचो कि तुम मेरी वाली देख लो और बस हो जाएगा, नहीं। मिनिमम 5 आंसर शीट्स जो है वो तुम्हें एनालाइज करनी चाहिए। मैंने भी अराउंड इतनी तो करी थी, 4-5 तो मैंने भी करी थी, ठीक है। तो जो मेरी वाली है वो तो मैं तुम्हें दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो तो तुम देख ही लेना। उसके अलावा जो बाकी टॉपर्स आंसर शीट है वो mycbseguide.com पे अपलोडेड है, तो विथ अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर्स, तो वो भी चेक कर लेना, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के लिए टॉपर्स की आंसर शीट को एनालाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक बात है। दूसरी एक बात, सैम्पल पेपर एक बहुत मेजर सोर्स है। जो इस साल का जो सैम्पल पेपर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी मार्किंग स्कीम और जो तुम्हारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है दोनों को साथ में रखना और फिर देखना कि किस तरीके के आंसर जो है वो सीबीएसई एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तुम्हें जो सही लगता है वो एक बात है, और जो सीबीएसई को सही लगता है तुम्हें वो लिखना है, ठीक है। भले तुम्हें कोई भी चीज़ सही लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें आंसर वही लिखना है जो वो चाहते हैं।
तो उसके लिए जो सैम्पल पेपर का एनालिसिस है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सैम्पल पेपर को, सिलेबस को, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को, टॉपर्स की आंसर शीट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है ये तो। और लर्न सीबीएसई अगेन, ये 5 चीज़ें जो है वो प्लीज़ नेग्लेक्ट मत करना। बाकी यूट्यूब चैनल्स में थोड़ा कम करोगे, ज़्यादा करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर ये 5 चीज़ें हैं वो ध्यान रखना, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कोई वीडियो लेके आऊँ जिसके अंदर मैं टॉपर्स की आंसर शीट को एनालाइज करूँ, तुम्हें समझाऊँ कि तुम्हें क्या लिखना है, तो बता देना कमेंट सेक्शन में। क्योंकि मैंने बहुत ऐसा देखा है कि यार आंसर राइटिंग पे तो कोई फोकस ही नहीं कर रहा। तुम्हें लिखना तो वही है ना, मतलब तुम्हें लिखना तो पड़ेगा ही ना मार्क्स के लिए। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हें आता है, तुम बोल पा रहे हो, उसके बेसिस पे तुम्हें मार्क्स नहीं मिल रहे। तुम्हें कितना भी आता, तुम्हें लिखना ही नहीं आ रहा है तो क्या मतलब है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम आता है, ठीक है, मतलब जैसे मेरे जैसे लोग जिन्हें सिर्फ 2-3 पॉइंट्स होते हैं और वो इतना अच्छे से लिख लेते हैं कि मतलब मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें अपना काम निकलवाना आना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा नॉलेज का टेस्ट कम है और तुम एग्जामिनर को कितना बता सकते हो कि तुम कितने स्मार्ट हो, कितने इंटेलिजेंट हो, वो उसका खेल ज़्यादा है, ठीक है। तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो और एग्जामिनर तो ऐसा लग रहा है कि भाई इसे आता नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बात से, ठीक है। तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, तुमने कितनी भी पढ़ाई करी हुई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है बहुत नेग्लेक्टेड है, पर तुम्हें नेग्लेक्ट नहीं करनी है। और ये टॉपर्स की आंसर शीट को एनालाइज करने से आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैं पता नहीं बहुत ज़्यादा रिपीट कर रही हूँ इस बात को, पर बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने नहीं सुना है, इतना लोग बताते हैं यूट्यूब वगैरह पर, या फिर टीचर्स भी इतना नहीं बताते हैं, तो मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे साथ शेयर करना, ठीक है। और हाँ, मैं ये कह रही थी अगर तुम चाहते हो कि मैं एनालाइज वगैरह करूँ, तुम्हें सिखाऊँ कि आंसर्स कैसे लिखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उस पर भी एक वीडियो जो है वो बना दूंगी। और भी अगर कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, मैं जल्दी से जल्दी उसे एड्रेस करूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो बाय बाय।